हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो सीबीएसई क्लास 12 टर्म 2 का जो फर्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशंस, उसकी हम आज बात करते हैं। उसके कुछ बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट हैं वो, एंड देन उसके जो अप्रोक्सीमेट आप उसको इंटीग्रेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेशन होता क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ 1 या 2 क्वेश्चंस हम आपके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं इंटीग्रेशंस की। अब ये इंटीग्रेशन जो पोर्शन है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इंटीग्रेशंस का मीनिंग जो होता है वो यहाँ पर आपके पास हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन यूजुअली क्या होता है, समेशन करना, किसी बड़ी टर्म्स को सम करना, दैट इज अ इंटीग्रेशंस। बट मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। यानी कि डेरिवेटिव का आपने डेरिवेटिव्स किया, उसका जो इनवर्स प्रोसेस होगा वो इनवर्स प्रोसेस आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन होता क्या है ये आपने देख लिया कि इंटीग्रेशन में इनवर्स प्रोसेस हम कहते हैं, डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जो फंक्शन डेरिवेटिव होता है अगर आप उसका इनवर्स निकाल के जाएं यानी कि अपोजिट कर रहे हैं, तो वो आपका अपोजिट मतलब ये नहीं कि x का इंटीग्रेशन, जैसे फंक्शन होता है x, आपने अपोजिट किया 1/x, सर ये इनवर्स है, इट इज ए फंक्शन ऑफ इनवर्स। हम यहाँ पर कह रहे हैं डिफरेंशिएशन का इनवर्स जो प्रोसेस होता है, यानी कि उसका एंटी डेरिवेटिव आप ये कह सकते हो, वो आपका इंटीग्रेशन होता है। ओके, अब इंटीग्रेशन जो होता है वो डिनोट किससे किया जाता है भाई, जैसे डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है ना, आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है दैट इज डिनोटेड बाय d by dx, इट इज अ सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। सो सिमिलरली सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस, एंड दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज अ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, it is a variable of integrations, and this one is a variable of differentiation, variable of derivatives, इट इज अ वेरिएबल ऑफ डेरिवेटिव्स। सो सिमिलरली जब आपको किसी पर्टिकुलर फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा तो आपको इंटीग्रेटिंग वेरिएबल चाहिए। विदाउट इंटीग्रेटिंग वेरिएबल आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। और आपको कोई फंक्शन को डेरिवेटिव करना होगा तो विदाउट वेरिएबल आपको पता ही नहीं किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो आप कैसे करोगे। तो इट इज अ बेसिक्स प्रोसेस या बेसिक्स जो नीड्स होती हैं वो इंटीग्रेशन में हमें रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर। और दिस इज अ सिंबल ऑफ, जो ये आपका सिंबल होता है, ये आपका सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेटिंग साइन या सिंबल आप कह सकते हो, दैट इज अ इंटीग्रेटिंग सिंबल। ओके, अब हम बात करते हैं, देखिए इंटीग्रेशन होता क्या है। अभी हमने बता दिया आपको कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। क्या नहीं कि किसी भी फंक्शन का जब आपने डेरिवेटिव किया, उसका जब एंटी डेरिवेटिव पार्ट्स होता है, अपोजिट पार्ट्स होता है, उसको आप जब लिखते हो तो वो ही हमारा इंटीग्रेशन होता है। यानी कि किसी डिफरेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव करें यानी कि उसका इनवर्स प्रोसेस फॉलो करें तो आपका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं होता कैसे। भाई आपने देखिए, आपने कहा लेट fx बी अ फंक्शन, कोई फंक्शन है fx। ओके, ठीक है। अब ये fx होता क्या है सुन लीजिए। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन आप अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो आपको इंटीग्रेशन में इस तरीके से लिखा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर आपने स्मॉल fx किया प्लस c। अब यहां पर सुन लीजिए, जो ये फंक्शन है आपको इसको कहते हैं इंटीग्रल, जिसको आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये मैंने अभी आपको बताया, ये होता है इंटीग्रेटिंग वेरिएबल या वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहां पर जो ये आपका पर्टिकुलर आंसर आता है ये होता है एंटी डेरिवेटिव्स। ओके, ये होता है आपका एंटी डेरिवेटिव्स। ओके, और दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल्स, दैट इज कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, दैट इज इंटीग्रेटिंग या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये कह सकते हो आप। ये होता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और ये इंटीग्रेटिंग
कांस्टेंट होता है, ये आपका इंटीग्रेशन में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है बेटा। ये जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट रहता है, बार बार पूछा भी जाता है, एग्जामिनर्स भी पूछते हैं कि ये कांस्टेंट होता क्या है। एक्चुअल में जो ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट या इंडेफिनिट इंटीग्रल में आप कांस्टेंट को ऐड करते हो, ये ओवरऑल इंटीग्रेशन को एडजस्टिंग या उसकी एक्यूरेट वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। अब क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल जब हम करते हैं बेटा, तो उसमें इंडेफिनिट नाम से ही है, इंडेफिनिट मतलब उसका आंसर जो होगा वो सबका सेम नहीं आता है। उसमें आप मेथड कौन यूज करते हो, कौन सा मेथड आप अप्लाई करते हो, उस मेथड के अकॉर्डिंग आपके आंसर वेरीज करते हैं, किसी स्टूडेंट का अलग, किसी का अलग। बट जो एग्जैक्ट अगर मुझे उस आंसर को फाइंड आउट करना होगा तो वो किसकी हेल्प से होता है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, अब आप कहोगे कैसे सर, देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बता देता हूं। ये आपका प्रोसेस होता है, ये इंटीग्रेशन की डेफिनेशन होती है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की हेल्प से कि हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले होते हैं, जैसे डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। इस तरीके से ही हमारे इंटीग्रेशन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ रूल होते हैं। अब उसके लिए मैं सिंपल आपको बता देता हूं। जैसे सिंपल देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है बेटा x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है, अपॉन n+1 प्लस c। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो आपके पास ये फॉर्मूला आता है, क्लियर। अब आप देखिए, जो c होता है, वो जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है, वो क्या करता है, आंसर को वेरी कर रहा है, यानी कि आंसर को एग्जिस्ट करने के काम आता है। जब आप डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते हो तो वहां सी का यूज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि आपके पास अब बाउंडेशन है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपके पास बाउंडेशन नहीं होती है। बाउंडेशन नहीं होती है तो आप कहीं से भी कहीं तक जा सकते हैं। आपने जो आंसर निकाला, हो सकता है वो कुछ आया, किसी मेथड से यूज किया आपने, कुछ आंसर अलग आया, आपके फ्रेंड ने कुछ यूज किया, या आपके कोई अदर मेथड यूज करके आप उसको इंटीग्रेट करते हो, तो उसका आंसर वेरी करता है। और उस वेरिएशन को अगर मुझे उसकी एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मुझे इस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हेल्प करता है। अब कैसे करता है, आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे या जब हम आगे जाएंगे तो वहां आपको क्लियर कर देंगे ये कैसे सी इसमें हेल्प करता है। तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन का होता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n-1। सिमिलरली आपके पास डिफरेंशिएशन का भी एक फॉर्मूला होता है, सॉरी इंटीग्रेशन का भी एक फॉर्मूला होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ओके, अब आप देखिए, आपके पास देखिए, मैं एग्जांपल के लिए देखता हूं, यहां पर आपके पास एक फॉर्मूला है, जैसे मैंने कहा x की पावर 2 का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कीजिए। तो x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 2+1, 2 x की पावर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखिए तो ये क्या होता है, x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, दैट इज क्या आ गया, x3/3 प्लस c। दिस इज अ आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए बेटा, हमने कहा एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ जो ये फंक्शन होता है, ये एंटी डेरिवेटिव होना चाहिए। दिस इज, देखिए अब हम जो डेफिनेशन है इंटीग्रेशन की, वो क्या कहती है, इंटीग्रेशन जो होता है वो इनवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो आपके पास जो ये एंटी डेरिवेटिव होता है, कहने का मतलब होता है कि क्या इनवर्स प्रोसेस, क्या बोलते हैं ये क्या है इनवर्स प्रोसेस, ठीक है ना, ये कैसा इनवर्स प्रोसेस है भाई, समझ में नहीं आ रहा है कि इनवर्स प्रोसेस क्या है। तो वो इनवर्स प्रोसेस क्या होता है बेटा, कि अगर आपने कोई इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया है, देखिए इस पर्टिकुलर का आंसर आया x3/3, तो अगर आप यहाँ पर देखिए d/dx ऑफ मैं x3/3 का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने जाऊँ तो क्या आ जाएगा बेटा, 1/3 डिफरेंशिएशन आप सबको पता है x² आएगा। देखिए ये पर्टिकुलर आ गया, ठीक है, इंटीग्रेशन आ गया, ये देखिए x² आ गया, राइट। अब x², देखिए इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा, प्लस c भी लिखा है आपने, चलिए c का तो कांस्टेंट का क्या होगा, अगर 0। अब आप बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करेंगे ना, तो ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ d/dx, और यहां पर आपका आ जाएगा x³/3 प्लस c इंटू में dx, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, और इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। देखिए बेटा, dx से dx यहाँ कैंसिल हो गया, तो जो रिमेनिंग आपके पास आंसर आएगा, यानी कि जो आपके पास आंसर होगा वो किस तरीके से होगा। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है,
अभी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे जो पर्टिकुलर यहाँ लिखा हुआ है, बट मैं जो आपने वो क्वेश्चन है इसका डेफिनेशंस की बात करते हैं, तो डेफिनेशंस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करा रहा हूं। जो बात डेफिनेशन कह रहा है वो कह रहा है कोई फंक्शन को जब आप डेरिवेटिव करते हो, इंटीग्रेट करते हो, तो उसका जो आंसर आता है दैट इज ये एंटी डेरिवेटिव। इसे क्यों कहा जाता है, ये पर्टिकुलर पोर्शन को एंटी डेरिवेटिव क्यों कहा जाता है? जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे ना, तो जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन बना होगा वो बनेगा। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स आपका कितना होता है, आप देखिए जब आपके पास ये इंटीग्रेटिंग वेरिएबल से डिफरेंशिएबल जो वेरिएबल है वो कट हो जाएगा, तो आपके पास फंक्शन तो एज इट इज कुछ रहेगा ही नहीं, तो आप सिंबल क्या करोगे यूज, दैट इज दिस वन। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। एंटी डेरिवेटिव मतलब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जो आंसर आता है उस आंसर को आप इंटीग्रेट करोगे तो जो पर्टिकुलर फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ होगा ना वो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपने यहाँ पर इसको फंक्शन को इंटीग्रेट किया, आपका आंसर आया दिस, और आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को डेरिवेटिव करते हो तो आपका आंसर आता है ये, है ना। तो एंटी डेरिवेटिव हो गया, जो आंसर आया था उसको आपने एंटी किया, दोबारा डेरिवेटिव किया, तो रिजल्टेंट क्या आया, जो इंटीग्रेशन। दैट वाई इसे कहते हैं इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, सो लेट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, अब देखिए कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 6 dx है तो आपके पास फॉर्मूला पता है एक्स की पावर, आपके पास फॉर्मूला पता है, अभी हमने फॉर्मूला लिखा है कि एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लिखोगे एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इज मस्ट, बिकॉज ये कांस्टेंट जो होता है ये वेरी करता है, आंसर को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए हम इंडेफिनिट इंटीग्रल में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को मस्ट ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसका मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कि c को यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, 7/7 प्लस सी, दैट इज आंसर। अगेन नेक्स्ट, ठीक है, आपके पास सेकंड जो क्वेश्चन है दैट वन इज अ इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर dx। देखिए जैसे आप डिफरेंशिएशन में करते थे, कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है, जैसे आपके पास कोई फंक्शन है, मैं कहता हूं बताइए भाई dy/dx ऑफ 2x, तो आप क्या करते थे, कांस्टेंट एडिटिव इज बाहर और किसका डिफरेंशिएशन निकालते थे, x का, दैट इज 1। तो ये आपका डिफरेंशिएशन का रूल होता था, राइट। सिमिलरली जब आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं बेटा, तो इंटीग्रेशन में भी हमारा यही रूल फॉलो होता है कि जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन में भी यही रूल फॉलो होता है कि आपके पास अगर वेरिएबल के साथ कोई टर्म्स है, यानी कि वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आप बाहर लिख लीजिए और इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल कीजिए। अभी आपको पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, दैट इज अ 5x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, दैट इज आंसर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका होता है इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के। आप इंटीग्रेशंस को कभी भी ये मत समझिए कि यहाँ एक मेथड से कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व होता होगा, बिल्कुल नहीं बेटा। इंटीग्रेशन जो होता है, यहाँ जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो आप इंटीग्रेशन के सिर्फ मेथड समझते हो कि आप एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है या कैसे कैसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, अब यहां पर इंडेफिनिट में क्या होता है कि आपका जो आंसर होता है ये वेरीज करता है, मैंने बोला ना आपका सेम आंसर नहीं आएगा। फर्दर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3x की पावर 4 प्लस 7x माइनस 11 अपॉन एक्स क्यूब dx, राइट। अब ये इंटीग्रेटिंग है, बट हमने पढ़ा है x की पावर n का फॉर्मूला, यहां तो x की पावर n है नहीं, अपॉन में एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, तो पर्टिकुलर क्वेश्चंस को जब भी आप इंटीग्रेशंस करते हैं, अभी हमने बस एक ही फॉर्मूला किया है x की पावर n, तो जब आपके पास इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके पास देखिए बेटा न्यूमिनेटर में पावर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ी है, तो आप, और न्यू डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म्स है, तो आप इंटीग्रेशंस में क्या करते हैं, इन पावर को यानी कि इसको सेपरेट किया, तो आप देखिए 7 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 11 अपॉन एक्स क्यूब, ये पर्टिकुलर हो गया, और इसका आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 11 अपॉन एक्स क्यूब, देखिए dx। और ये एक रूल होता है बेटा इंटीग्रेशंस में कि जब आपके पास कोई कांस्टेंट हो, आप पहले तो इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, बिल्कुल। इंटीग्रेशन में प्लस और माइनस में आप इंटीग्रेशन को सेपरेट किया जाता है,
dx आ गया, तो ये आपका आ गया 3x² प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, हमने तो x की पावर n का पढ़ा है, ये तो x² आ गया, वो भी डिनोमिनेटर में। तो आपने देखा होगा कि आप इंटीग्रेशन को x की पावर -2 dx लिख सकते हैं, -11 x की पावर -3 dx। अब ये नॉर्मल फॉर्म ऐसा फंक्शन बन गया जिसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट बता सकते हो। तो ध्यान रखना, जब आपके पास इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको इस फॉर्म में रिड्यूस करना है जिसका आपको पर्टिकुलरली फॉर्मूला पता है या आप उसका डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हो। ये इंटीग्रेशन का बेसिक्स रूल होता है कि आपको उसको ब्रेक करना होता है, ऐसे टर्म्स में बनाना होता है जिसका आंसर या जिसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है। ठीक है, अभी हम x की पावर n की बात कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला किस में आ गया, x की पावर n का फॉर्मूले में +7, ये आएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, -11 x की पावर -3 अपॉन -3 + 1, और साथ में क्या आ जाएगा प्लस c। तो यहां से क्या आ जाएगा 3x² 2 माइनस, देखिए माइनस हो जाएगा तो -7 x की पावर -1 माइनस +11/2 x की पावर -3 + 1 होगा। ओके, ये आ जाएगा -2 + c। तो रिक्वायर्ड जो आंसर आया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को सॉल्व करके, वो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं, ये बेसिक्स फॉर्मूले हैं। अभी इसी तरीके से आपके पास आगे भी फॉर्मूले आते हैं, sin x का, cos x का, tan x का, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और उस फॉर्मूले को हम पर्टिकुलरली सॉल्व करते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोग कीजिएगा, बट आपको मैं बस हिंट दे देता हूं। अब आप देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1 अपॉन √x का पावर 3 dx है। तो देखिए, इसको आप क्या कर सकते हो, a - b का होल क्यूब से ओपन कीजिए, a³ - b³ -3a² प्लस 3ab² दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ a - b का होल क्यूब, इज इट। अब इस फॉर्मूले के बेस से आप इस पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिएगा और आप उसमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर सेंड कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।